नमस्कार। न्यूज पॉइंट में आज बात बिहार की। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। 2025 के आखिर आते आते बिहार में चुनाव होंगे और दिल्ली में चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विजय मिली है, उसके बाद उसके हौसले बुलंद हैं। दिल्ली की जीत को कैसे बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए और कैसे बिहार में जीत को हासिल किया जाए, एनडीए की जीत को सुनिश्चित किया जाए, इस पर बीजेपी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के कुछ नेता ये बता रहे हैं सीनियर जर्नलिस्टों को कि बिहार में बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, कैसे बिहार में इस बार बीजेपी अपना झंडा बुलंद करेगी और 2020 से ये चुनाव किस तरह से अलग होंगे। 2020 के जो समीकरण थे, उस समीकरण को पीछे छोड़ के इस बार बीजेपी ये सोच रही है कि कैसे नीतीश कुमार के जाल से मुक्ति पाया जाए, क्योंकि ये 2020 में भी ये जो है बीजेपी का मंसूबा था कि किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नेतृत्व हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्या 2025 में भी बीजेपी इतनी मजबूर होगी? और वो भी तब जब उसे लगातार कामयाबी मिल रही है। 2024 के चुनाव में जरूर उसे एक कड़ा मुकाबला करना पड़ा था विपक्ष के साथ साथ, लेकिन दिल्ली के चुनावों ने उसका हौसला बढ़ा दिया है। और उसके बाद बिहार में जिस तरह की प्लानिंग हो रही है, नीतीश कुमार को कंट्रोल करने की, नीतीश कुमार को काबू करने की, वो उसकी एक अलग कहानी है और उसी कहानी को लेकर हम आपके सामने हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं बिहार के जाने माने पत्रकार दीपक कोचगवे। बिहार के रगड़ग को पहचानते हैं दीपक जी, लंबे समय से बिहार में सक्रिय हैं पत्रकारिता में, और अपना इन्होंने बेबाक लाइव नाम से इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। हो सकता है इस कुछ समय बाद ये कार्यक्रम आप वहाँ भी देख पाएंगे। तो दीपक जी से हम चर्चा शुरुआत करते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे दीपक जी से कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बार क्या 2020 की तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी या फिर 2025 में उसके मंसूबे कुछ और हैं? पहला सवाल दीपक जी। नमस्कार भवेश जी, ये सवाल लगातार बिहार की पॉलिटिक्स में गूंजता रहता है हमेशा की तरह कि नीतीश पलटी मार देंगे क्या। और नीतीश जानते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स क्या होती है। नीतीश जिस तरह से पलटी मार कर आए यहाँ बीजेपी में, एनडीए के खेमे में। आपने पुरानी बातों पर मैं नहीं जाना चाहता, पुरानी बातें हम लोगों ने बहुत चर्चा की है कि किस तरह दरवाजे बंद हो गए, फिर किस तरह खुल गए, किस तरह मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं आएंगे, ये आम बात होगी। मगर बीजेपी ने, हालांकि बीजेपी के प्रदेश यूनिट के लोग कहते हैं कि साफ कह दिया है कि नीतीश ही नेतृत्व करेंगे, देयर इज नो डिस्प्यूट, ये उनका कहना है। मगर जिस तरह से दिसंबर में अमित शाह ने जो पत्रकार को, प्रेस को बताया, उसके बाद जो तलखी आई, तलखी अंदर है, तलखी उनके मन में इस बात को लेकर है कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा। दूसरी बात, उनके दिलो दिमाग में महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है, महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई, जिस तरह सीएम बना बीजेपी का, वो भी उनके दिलों में घुसा हुआ है। ये सब लेकर भी नीतीश कुमार के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था कि अब वो कोई दूसरा काम करे। भले लालू प्रसाद ने कहा कि आप आ जाओ मेरे पास, अब मेरा दरवाजा खुला है, ये है वो है, ये सारी बातें होती रही जो हर आदमी जानता है, चौक चौराहे पर इसकी चर्चा होती। मगर बीजेपी ने अब दिल्ली चुनाव से पहले प्लान बी तैयार कर लिया था। और ये प्लान बी क्या था? प्लान बी था कि उन्हें विश्वास नहीं था कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। हो सकता है नीतीश कुमार ऐन मौके पे पलट जाए, तो फिर मेरा जो बी प्लान है वो काम होगा। उसी बी प्लान के तहत आपने देखा रातों रात
आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति हो गई बिहार में। आरिफ खान नियुक्ति जब हो गई और एकाएक तत्कालीन राज्यपाल केरल के लिए रवाना हो गए, तो ये सब चीज साफ झलकने लगा कि अब बीजेपी नीतीश कुमार को अपने मीठे बोल से भी और तकनीकी दृष्टि से भी उनको बांध लेना चाहती है, ताकि अगर ऐसा हुआ। थोड़ा खुलासा कीजिए कि ये राज्यपाल के जरिए क्या कर रहे हैं, क्या मतलब बिहार में ऐसी भी संभावनाएं बन रही है कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं मानते हैं, उनकी रणनीति के हिसाब से आगे काम करना नहीं चाहते हैं और फिर से पलटी मारने की कोशिश करते हैं, तो प्रदेश में राज्यपाल कुछ एक्टिव हो जाएंगे, राज्यपाल के हाथ में कुछ पावर दे दिया जाएगा? मतलब मेरा मतलब है कि राज्यपाल शासन हो सकता है, राष्ट्रपति शासन हो सकता है। प्लान बी तो वही था। प्लान बी का मतलब क्या था और आरिफ मोहम्मद के आने का मतलब क्या था कि अगर ऐसा होगा तो राष्ट्रपति शासन में चुनाव होगा, बीजेपी सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी, सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अगर उस समय ये भी डर होता है कि लालू प्रसाद यादव हाथ बढ़ा दे तो नीतीश कुमार आ जाए, तो वो चक्कर था कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाकर, और कोई भी पार्टी आवे, जब आपके पास राज्यपाल हो, आपके पास विधानसभा अध्यक्ष हो, आपके पास सब कुछ हो, तो फिर उसी के तहत प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त कर बीजेपी वहां चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है दीपक जी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। वो बात जब सीटों की आएगी तो हो सकता है कि तब जो थोड़ा टकराव बने, थोड़ा दोनों के बीच में कसमकस शुरू हो जाए। मैं तो वही कह रहा हूँ कि वो प्लान बी कब होता है, जब प्लान ए फेल होता है। अभी प्लान ए चल रहा है, प्लान ए उनका चल रहा है, और नीतीश कुमार संभवतः कल दिल्ली भी जा रहे हैं। उन्होंने 17 तारीख की प्रगति यात्रा रोक दी है और वो वहां जाएंगे, शायद कोई शादी वादी में भी जाएंगे, मगर वो मिलेंगे वहां के लोगों से। ये सब चर्चा है। मगर आपको एक चीज मैं बताऊं, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव जीत लेने के बाद बीजेपी के हौसले, उनके सेंट्रल लीडरशिप के हौसले बहुत बुलंद हैं, वो तो अलग है, मगर कार्यकर्ता जो है बीजेपी के, उनके हौसले भी आसमान पर। और आपको पता हो कि जिस तरह से दिल्ली चुनाव के पहले बहुत संभल कर देख कर बोला जा रहा था, अभी भी संभल और देख के बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी अभी भी मानती है कि नीतीश कुमार के बिना मेरी कोई वजूद नहीं है, मैं वहां बहुमत शायद नहीं ला पाऊं, ये सारी बातें। मगर दिल्ली ने उन्हें जगा दिया। ठीक है, आप कहेंगे कि दिल्ली का चुनाव और बिहार के चुनाव में अंतर है, मगर मोरली तो वो हाई हो गए। मोरली हैट्रिक मार दी उन्होंने, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, और तब अब बिहार, सिर्फ एक झारखंड में उन्हें गच्चा लगा। तो मेरा ये कहना है कि प्लान बी को उन्होंने अभी भी रखा हुआ है कि प्लान बी के तहत आरिफ मोहम्मद खान एक ऐसे राज्यपाल हैं जो नहीं, तो क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा प्रस्ताव ला सकती है नीतीश कुमार के कि अब जो 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा, उनकी जगह कोई भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रखा जाए, या मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए मिलजुल कर? और जनता दल यूनाइटेड को भी पिछली बार तो बहुत ही टकराव हुआ था सीटों को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार ने करारू तैयार किया था, उसके बाद उनको सीटें देनी पड़ी बहुत थी। सही सवाल। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2020 में 43 सीट होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने को कहा कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। अब बीजेपी ने सुधार किया, 2015 में 53 सीट था और बीजेपी का 2020 में 74 सीट हुआ, और जनता दल यूनाइटेड 43 पर आ गया और बड़ी पार्टी हो गई थी आरजेडी। तो इनका ग्राफ बढ़ा, बीजेपी का ग्राफ अगर मानिए 53 से 74 हो गया बीच में, तो एक ग्राफ बढ़ा और सरकार भी बनी। मेरा ये कहना है कि अभी जो स्थितियां हैं, वो स्थिति में सीट शेयरिंग जो है, सीट शेयरिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको देखिए, अगर आप बात कीजिएगा लोकसभा के चुनाव में, तो लोकसभा में 17 सीट पर बीजेपी लड़ी थी, 12 जीती थी, 71% वोट था।
और 16 सीट में 12 जीती थी बीजेपी जेडीयू, जिसका 75% वोट शेयर था। और अभी भी जो आपको कहा कि 2020 में 74 सीट जीतने के बाद 67% उसका स्ट्राइक रेट था। हाँ, सीट में वो और जेडीयू का 43% था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहेगी अब, क्योंकि देखिए बीजेपी का वनवास तोड़ना चाह रही है वहां। और वनवास 27 साल के बाद तो दिल्ली में आया, मगर मुझे लगता है कि बीजेपी के देखिए, मैं मन थोड़ा में। यहाँ पर दर्शकों को थोड़ा एक चीज और दिखा देना चाहता हूँ। ये जो फिगर है मैं स्क्रीन पर अभी दे रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी भी अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव का ये फिगर है। 2020 में इस तरह का एक समीकरण था। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, 23% वोट उसके साथ थे। वो इंडिया अलायंस तब नहीं था, तब महागठबंधन था, लेकिन उसके साथ कांग्रेस भी थी और बाकी छोटे दल भी थे, कई और छोटे छोटे दल थे। एनडीए की सरकार में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है 19.46% वोट के साथ जो है दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मतलब तीर धनुष के साथ काम कर रही है। धनुष के साथ, तीर के साथ, माफ कीजिएगा। जनता दल यूनाइटेड उससे कम उसका वोट प्रतिशत है। सीट तो काफी घट गई थी, आपने बताया कि 43 सीटें आई थी। 15.39 जो है पॉइंट उसके पास वोट शेयर थे। कांग्रेस तो कहीं नहीं टिकती है, बहुत ही उसका कम थिन वहां पे उसका वो है उसकी लोकप्रियता। 9.48% वोट के साथ जो है कांग्रेस उधर महागठबंधन में बनी हुई है। लेकिन अब जो स्थिति है, जिस तरह से कांग्रेस उधर, थोड़ा महागठबंधन की बात कर लेते हैं, मैं फिर आऊंगा थोड़ा इनकी ओर कि एनडीए में किस तरह से समीकरण रहने वाला है। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जैसा 2020 के चुनाव में जो कोरोना काल में हो रहा था, तो सीटों को लेकर टकराव हो गया था, बहुत सारी बातें हो रही थी, कौन किसके साथ रहेगा नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा। एन चुनाव के मौके पर इस तरह की बातें सामने आई थी। जरा इधर बात कर लेते हैं। इधर भी तो अब काफी टकराव जैसा है लालू यादव के साथ। कांग्रेस की बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं बन रही है, क्योंकि बिहार में पप्पू यादव फैक्टर भी एक हो गया है। तो क्या जी, तो हाँ, क्या बोलिए बोलिए। महागठबंधन जो है बहुत ही अभी आसान्वित है कि वो अभी जो इक्वेशन है एनडीए में, नीतीश कुमार और बीजेपी का जो इक्वेशन है, देख रहे हैं जितने सीटों के, अगर हम इस ये वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें कि अगर दोनों मिल जाए तो ये दोनों बहुत भारी पड़ते हैं अगर एनडीए इंडिया गठबंधन पर। तो अगर इस तरह का कोई इक्वेशन बिगड़ता है उनका, आरजेडी का कांग्रेस के साथ इक्वेशन बिगड़ता है, क्योंकि कांग्रेस अब हर जगह जो है अपने क्षेत्रीय दलों के साथ एक टकराव की मुद्रा में भी है, ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हरियाणा में टकराव हुआ, उन्होंने आपको अलग कर दिया, समाजवादी पार्टी को भी सीट नहीं दी। दिल्ली में भी यही हुआ। राज्यों में कांग्रेस जो है अब क्षेत्रीय दलों के एक तरीके से उस पर सुपरसीड करना चाह रही है। बिहार में भी ऐसा ही दिख रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए अभी अभी जो स्थिति है, जिस तरह का महागठबंधन है या इंडिया ब्लॉक कहिए बिहार में, तो जिस तरह का प्रचार चल रहा है, जिस तरह के टकराव है। हालांकि लालू यादव से मिलते हैं, राहुल गांधी आते हैं तो उनके घर जाते हैं, और ये गठबंधन एक नेचुरल गठबंधन है दोनों की। मगर अभी जो स्थितियां बनी है, कांग्रेस का अब निशाना विधानसभा के चुनाव पर नहीं है। अब वो नहीं कहीं सरकार बनाने की स्थिति में है। क्या बिहार में उनका चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, क्या बंगाल में बन जाएगा, क्या दिल्ली में बनने वाला था, हरियाणा में बनने वाला था, या महाराष्ट्र में बनने वाला था। तो अब वो सोच रही है सीधे सीधे 29 की तैयारी में वो अपने संगठन को अब मजबूत करना चाहती है, ताकि उन्हें अभी 4 साल मिलेगा, तो 4 साल में वो अपने तब तक एंटी इनकम्बेंसी होगा, बहुत सारी बातें होंगी। तो उनका जो है कि अब क्षेत्रीय दलों को वो तरजीह नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात हुआ कि हमसे टकराओगे तो मिल जाओगे। और ये बात प्रमाणित भी हुआ दिल्ली में। हरियाणा में हालांकि केजरीवाल ने भी उनको धोखा दिया, हालांकि कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। और भी गुजरात में भी ऐसा हुआ। मगर बिहार में अभी की जो स्थिति है, पप्पू यादव कहते हैं, कन्हैया कुमार आज लॉन्च हुए बहुत दिन के बाद, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे लंबा लाइव किया, बिहार पर भी किया और देश पर की बात भी की।
और जिस तरह से उत्साही हैं पप्पू यादव, उनका कहना है कि हम सीट पर समझौता नहीं करेंगे, जैसे वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बन गए, उस तरह से बातें हो रही। और हम अपनी सीट जो भी लेंगे, हम अपना उम्मीदवार तय करेंगे, उसमें किसी का हस्तक्षेप न हो। और हमें आरजेडी से कोई दुश्मनी नहीं है, आरजेडी मेरी पार्टी, हम लोग की पार्टी, ये कह रहे। मगर एक तबका एक कह रहा है, देखिए तारिक अनवर ने जो कहा, तारिक अनवर ने कहा रिशेड्यूल कीजिए और स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि आप अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे, यार आपकी क्या रणनीति है, लोग कंफ्यूज है इसको लेकर। उसके बाद आपने देखा कि 9 राज्यों में प्रभारी बदले गए। बिहार में मोहन प्रकाश को हटाकर कृष्णा अल्लावरू को बनाया गया, कर्नाटका के हैं, वो इंचार्ज हुए। अब धीरे धीरे कांग्रेस जो है, मगर इस चुनाव में मुझे लगता है, अभी भी मुझे लगता है कि 70 सीट से नीचे कांग्रेस नहीं जाएगी। अब 70 सीट या तो दे तेजस्वी प्रसाद यादव, या अकेले लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर लड़े, या नहीं, मुकेश 70 सीट सहनी और ये लड़ने की तीन उसकी लड़े। क्षमता है कांग्रेस की। बिहार में 70 सीटों पर उसका संगठन इस तरह से है कि उसको वोट में देखिए तब्दील कर पाएंगे वो लोग। नहीं है तो नहीं, अभी 9 से 10% वोट है उनके पास, आपने दिखाया 9 पॉइंट समथिंग वोट है उनका। जी। अब वो एक तरीके से अपने को रिस्टैब्लिश करके अपने वोट, देखिए वो दलित कार्ड खेलना चाह रहे हैं। अभी राजेश राम हैं, उनको अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, या मुस्लिम को अध्यक्ष बनाएंगे, शकील अहमद हैं उनको बनाएंगे। तो ये चाह रहे हैं कि बिहार में मायावती को भी शायद लेने की कोशिश हो रही है कांग्रेस। तो वो चाहते हैं कि दलित वोट का एक जो वोट बैंक है बिहार में, हम उसको मांझी और चिराग पासवान से छिटक। ये सारी संभावनाओं को लेकर वो चल रहे हैं। और मुझे लगता है, मुझे भी नहीं लगता है कि अकेले लड़ना पड़ेगा। अकेले लड़ेंगे तो फंड कहाँ से आएगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा। लालू के साथ प्रेशर हो रहा है लालू को, क्योंकि लालू ने भी एक बार ममता बनर्जी की वकालत कर दी थी, और उस समय केजरीवाल और अखिलेश यादव ने भी उनकी वकालत कर दी थी। उसको लेकर राहुल गांधी ने जो दिल्ली में किया। बिहार में संगठन अभी नहीं है भवेश जी। संगठन जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड और देखिए बीजेपी जो बड़ा संगठन है, जनता दल यूनाइटेड उससे छोटा संगठन है, और ये दोनों मिलकर जिस तरह से चुनाव की रणनीति पर लगे हुए हैं, आज से 2 महीने से यात्रा हो रही, उनकी प्रगति यात्रा हो रही, और पूरी तरह चुनावी मोड में। 24 तारीख को प्रधानमंत्री जब भागलपुर में आएंगे और भागलपुर के मंच से जब वो शंखनाद करेंगे, तो एनडीए पूरी तरीके से चुनावी मोड में आएगा। हाँ, उनमें भी परेशानी क्या है, उनको टिकट को लेकर चिराग पासवान का क्या रुख होगा, जीतन राम मांझी क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। तो ये लेकर उनको भी परेशानी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनमें ही परेशानी। मगर जहां तक अभी की स्थिति है, बीजेपी पूरे ताकत के साथ बिहार में उतरने वाली है, मान के चलिए अच्छा, उतर चुकी। एक एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है कि ये बीजेपी के अंदर की महत्वाकांक्षा है कि उसके उसके लीडर के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए, या मोदी के चेहरे पर चुनाव होना चाहिए बिहार में, या फिर बीजेपी ये समझती है कि अब नीतीश कुमार का चेहरा थकाऊ हो गया है बिहार के लिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया 2025 का, तो उसके लिए संभावनाएं थोड़ी कमजोर हो जाएंगी। तो ये सवाल है, या बीजेपी की अपनी महत्वाकांक्षा है, जो महत्वाकांक्षा 2020 में भी थी। देखिए बीजेपी की तो अपनी महत्वाकांक्षा है, और उनकी महत्वाकांक्षा है। देखिए मोदी की गारंटी पर चलते हैं लोग, मोदी की गारंटी जो दिल्ली में चला, और जिस तरह से भागलपुर में आकर पूरे भारत के किसान को करीबन 83 लाख किसानों को जो 18वीं किस्त वहां से देंगे। उसके अलावा भागल ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट है, 2 बिहार में 3, उसकी घोषणा करेंगे। और मोदी के चेहरा जो चेहरा होगा, देखिए नीतीश कुमार वही परेशान होंगे। मोदी के चेहरे में आपको देखिए 12 लाख पर नो टैक्स, बिहार में मखाना वोट, तो ये सब को देखिए मोदी ने दिया, मोदी ने दिया, ये चलेगा। और बीजेपी इसको अपने हाथ में लेना चाहेगी कि भाई ये तो गारंटी मोदी की है, और नीतीश कुमार विकास पुरुष है, हमने जो फंड दिया उसको नीतीश कुमार अच्छा से एक्सक्यूट कर रहे हैं। फंड तो हमने दिया, भले उन्होंने विशेष पैकेज दिया है कि नहीं दिया है, और उसमें कितना ये है,
जिस तरह से नीतीश कुमार भी अपनी वजूद बना रहे हैं, उनके दिल में 43 सीट्स अभी भी घूम रहा है। वो 2010 के स्थिति में अपने आप को लाना चाहते हैं कि मैं 2010 में जिस तरह हमने 115 या 12 सीट जीता था, हम उसी उसी तर्ज पर चुनाव लड़कर हम दोनों 206 सीट एनडीए लाए थे उस वक्त, और अवर मार्जिन है नीतीश कुमार 225। और उनकी पार्टी क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बात को आगे रखना चाहती है कि जेडीयू में अभी भी नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है बिहार में कि उसकी बदौलत वहां पे चुनाव जीता जा सकता है? ये सोच है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के भीतर? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानना चाहिए? मानना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार जिस तरह से असेंबली इलेक्शन में उन्होंने 12 सीट लिया, स्ट्राइक रेट उनका ज्यादा हुआ, 12 सीट उन्होंने असेंबली लोकसभा में में। लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जो बाई इलेक्शन हुए बिहार में 4 जगहों पर, उसमें नीतीश कुमार ने वो सीट जीता जिस सीट की कल्पना वो 35 साल से कर रहे थे, और वो जेडीयू के खाते में नहीं जा रहा था। वो सीट था जहानाबाद। तो कहीं ना कहीं नीतीश का जो वोट बैंक है, महिला है, उनका अति पिछड़ा है, महादलित जो समुदाय को उन्होंने किया, कुछ वोट तो उनके हैं, और वोट है तभी तो नीतीश नरेंद्र मोदी उनको पकड़े हुए हैं। और नीतीश कुमार जिस तरह से अभी विकास की योजनाओं को दे रहे हैं, ठीक है, उनका जो जिस तरह से आनंद प्रशांत किशोर उन पर लगे हुए हैं, और उस प्रशांत किशोर लगातार अटैक कर रहे हैं, कभी दिमागी हालत को बता के। हालांकि नीतीश कुमार के एक्ट्स कुछ ऐसे हुए हैं जिस एक्ट को लेकर लोग समझ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया। अच्छा आपने याद दिलाया, वो प्रशांत किशोर वाला फैक्टर पर भी बात करेंगे, लेकिन जरा हम एक नीतीश कुमार के इशू पर हमें एक और बात करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या उसका भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या आखिर में नीतीश की ताकत को देखते हुए वो ये सरेंडर कर देगा कि जैसा सरेंडर 2020 में हुआ था कि नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाए, नीतीश को ही अगली बार प्रधान मुख्यमंत्री बनाया जाए? क्या ऐसा संभव है, या भारतीय जनता पार्टी के भीतर में जो आपने कहा कि महत्वाकांक्षा ये जग गई है कि उसका अपना लीडरशिप बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उसके यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए, या मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और बाद में कोई ऐसे चेहरे को लेकर वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में आया जाएगा? देखिए, ये जो अभी आप बता रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी लगातार नीतीश कुमार, जिस जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बारे में क्या नहीं कह दिया उन्होंने कि बाछा मुड़वा देंगे, तो ये करेंगे, तो वो अप्रासंगिक हो गए हैं, मेंटल केस हो गए। आज वो उनके पीछे एक ओबीडियंट बॉय की तरह खड़े रहते। तो कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो चाहती है कि चुनाव में नीतीश का जो वोट बैंक है, नीतीश का वोट बैंक है ना बिहार में, ऐसा तो नहीं है नीतीश का वोट बैंक नहीं, तो उस वोट बैंक को मिलाकर, देखिए, आफ्टर इलेक्शन बिहार में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होगी वो देखने लायक होगी। अभी तो मुझे अब नहीं लगता कि दोनों अलग अलग लड़ेंगे। हाँ, सीटों का बंटवारा मिलकर बैठ कर करेंगे। मगर एक डर उनके लोगों में ये भी होता है भवेश जी, कि भाई प्रशांत किशोर क्यों लगे हुए? प्रशांत किशोर ने कल क्या कहा? प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश को पता ही नहीं है, नीतीश को देख के बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना देगा। इसका मतलब कि वो सरेंडर कर रहे हैं, और कि हम नहीं जीत पाएंगे यहाँ, तो बीजेपी वहां पर सरकार बना दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से ये डर है कि जो काम चिराग पासवान ने किया, कहीं प्रशांत किशोर के थ्रू तो मेरा नहीं करवा के मुझे छोटी पार्टी बनवाई जाए फिर से, और जब छोटी पार्टी हम हो जाए तो फिर कहे हम तो बड़ी पार्टी, हमें तो बनाने दो। और वो बीजेपी बहुत चालाकी से सीट लेकर ऐसी स्थिति में लाना चाहती है नीतीश कुमार को, ये अंदर की बात है, ये ऐसी स्थिति में लाना चाहती है कि बाद में वो लालू से भी हाथ न मिला पाए, ये स्थिति लाना नहीं, ये चाहती है। इंटरेस्टिंग है। मैं जब बिहार की बात करता हूं तो जरूर ये फिगर सामने रहता है कि 3 बड़ी ताकतें हैं बिहार में, राजनीतिक ताकतें। और देखिए कि एनडीए के साथ 2 बड़ी ताकतों ने जुड़कर जो है एनडीए सरकार चल रही है। और इधर में इंडिया गठबंधन में अगर देखा जाए तो आरजेडी बड़ी ताकत है, कांग्रेस उतनी बड़ी ताकत नहीं उभर पाई है। तो इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन बिहार के सेंस में अगर हम बात करें तो एक तरह से आरजेडी के बाद जो दल हैं, कांग्रेस के अलावा जो छोटे छोटे दल हैं, उनकी अपनी बहुत ज़्यादा वक़्त है नहीं, बहुत ज़्यादा उनकी ज़मीन पर उतनी अच्छी पकड़ है नहीं। ऐसी हालत में मतलब बीजेपी की
मतलब आप जैसा कह रहे हैं कि बीजेपी की आखिरी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार को वो अपने साथ ही रखे, लेकिन जो महत्वाकांक्षा है भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उस महत्वाकांक्षा को देखते हुए या फिर नीतीश कुमार का जो अगर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग हो गया कि जिस तरह से वो लोकसभा में एकदम से रिजिड हो गए थे और उनको सीट देना पड़ा, दिया भी गया और उसका एक अच्छा नतीजा भी आया, क्या ऐसा भी हो सकता है जैसा 2020 में हुआ कि आखिरकार बीजेपी सरेंडर कर दे नीतीश कुमार के सामने? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ताकत अभी बची हुई है, उनके चेहरे की दमक अभी बची हुई है, चेहरे की हनक बची हुई है लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, और जो उन्होंने काम किए हैं उसकी वजह से। तो क्या आखिर में ये जो प्लान बी है उनका धड़ा का धड़ा रह जाएगा और उनको आखिरकार उनका बेड़ा तभी पार लगेगा जब नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे? क्योंकि देखिए हमने दिखाया आपको कि उनका वोट परसेंट क्या कहता है कि भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा ही दो चीज देखने लायक है यहाँ। जैसे आपने महागठबंधन को देखा, कांग्रेस लेफ्ट पार्टी में सीपीआई एमएल का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 16 में 12 सीट या 14 सीट 12 सीट उनकी जीत हुई थी। वो एक स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो था वो बहुत खराब था, चूंकि अगर कांग्रेस ठीक से स्ट्राइक रेट में आती तो तेजस्वी यादव वहां पर सरकार बना दी। तो देखिए झारखंड और बिहार में लगभग एक ही है। देखिए बीजेपी ने आजसू से हाथ मिलाया, आजसू अच्छा नहीं कि बीजेपी फेल हो गया, और यहाँ जेएमएम ने कांग्रेस से हाथ मिलाया तो कांग्रेस ने थोड़ा अच्छा किया तो वहां सरकार बन गई। वही स्थिति यहाँ है कि अगर आरजेडी का स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, कांग्रेस का नहीं होता है, तो रिस्क फैक्टर ज्यादा है। तब क्या होता है, तब सरकार बनाने में दिक्कत होगी, उनको बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ जो है, यहाँ नीतीश कुमार जनता भाजपा, फिर अगर मानिए चिराग पासवान का 6%, 6.5-7% वोट है, जो कि चाचा भी अगर उनका वोट काटेंगे वो कितना मदद कर पाएंगे। जीतन राम मांझी अपने कुछ एरिया के लिए माने जाते हैं। तो यहाँ भी नीतीश कुमार और भाजपा, ये दोनों का महत्वपूर्ण मामला होता है। मगर वो कोशिश करके चिराग पासवान अगर कुछ अच्छा करते हैं, या कभी वो जीतन राम मांझी को 4 सीट मिलेगा, वो क्या अच्छा करेंगे? तो चिराग पासवान और ये तीन, तो ये इक्वेशन बनेगा। हमारे ख्याल से इक्वेशन में कमजोर है अभी महागठबंधन, क्योंकि कांग्रेस की कोई वजूद नहीं है फिलहाल। कांग्रेस इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन आरजेडी वोट। वो आरजेडी का वोट है, उनका जो ट्रेडिशनल वोट है, जो 5%, 7% या 8% वोट है, वो ट्रेडिशनल वोट कितना कन्वर्ट होता है, क्या होता है, मध्यवर्गीय कितना परेशान है, मध्यवर्गीय 12 लाख पर कहीं खुश तो नहीं हो जाता। तो ये सारी बातों को लेकर मुझे लगता है कि अपर हैंड में तो अभी बीजेपी है, मगर बीजेपी इंटरनल जो उनका गेम है, वो गेम 24 तारीख को भागलपुर में नजर आ जाएगा कि प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाह रहे हैं बिहार के लोगों को, और प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, प्रधानमंत्री की कितनी सभाएं होंगी, ये सारी बातें देखने को होगी। मगर आज की तारीख में जिस तरह से प्लान बी हो सकता है कि चुनाव के बाद भी प्लान बी पे आ जाए। मान लिया कि नीतीश कुमार की संख्या बहुत नहीं है, तो प्लान बी दूसरा तरीका भी बीजेपी अपनाती है। हाँ, तो जैसा ये पिछली बार हुआ था कि नीतीश कुमार ने झुका दिया था 43 सीट के आने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। बहरहाल जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी मोदी ने वहां पे जो है एक पहला दौरा उनका शुरू हो रहा है और इसके बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी। आज जो हमने बात की तो ये 3 बड़ी ताकतें जो हैं बिहार में, जो राजनीतिक बड़ी ताकतें, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के समीकरण पर हमने बात की। आगे आने वाले समय में हम लोग और इस तरह से बिहार पर चर्चा करेंगे, जो छोटे छोटे दल हैं उनकी कैसे भूमिका बनेगी, प्रशांत किशोर की किस तरह से भूमिका बनेगी। प्रशांत किशोर काफी समय से जमीन पर सक्रिय हैं और काफी अपने संगठन को लेकर काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा दावा भी कर रहे हैं। तो उनका क्या इस तरह से स्थिति बन रही है आने वाले चुनाव में? 2020 के चुनाव अब बेहद करीब है। चुनाव अब में जिस तरह से अब 1 साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, 1 साल पहले से तमाम तरह के जो है वो अब रणनीतिक
कौशल दिखाने लगती हैं पार्टियां, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सर्वे वगैरह करा रही होगी, और जमीन पर उसकी अपनी कितनी ताकत है, किस तरह से मुद्दे काम करेंगे, कौन कौन से मुद्दे किसके पक्ष में किसके खिलाफ में काम करेंगे, ये सवाल भी है। तो हम बिहार के तमाम सवालों पर हम आगे चर्चा करेंगे कुछ अंतराल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी बिहार की जमीन की, किस तरह से बिहार की राजनीति सियासत किस तरह से आगे बढ़ रही है, कौन से सवाल महत्वपूर्ण है, पार्टियां कैसे अपना दांव रख रही हैं, इन सारे सवालों पर हम आगे भी विचार करेंगे। और आखिर में अपने दर्शकों से मैं जानना चाहूँगा कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि अनौपचारिक बातचीत से जो ज़मीन की हकीकत है वो हम आप लोगों के सामने रख पाएँ। अगर आपको भी बिहार की हकीकत के बारे में कुछ अंदरूनी जानकारी हो, या वैसे भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आपके सामने बिहार को लेकर कुछ मन में चल रहा है, तो आप ज़रूर इस वीडियो पर नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखिए। हम इसी तरह की चर्चा करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों की बात को एक मंच दें, और इसीलिए हम बहुत ही अनौपचारिक तरीके से हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।